हेलो दोस्तों, आज की कहानी अर्चना बाधवानी के द्वारा लिखी गई है। मेरा गला सूख रहा था। मैं अपने छोटे भाई को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब ना पाकर मैं समझ गई कि सोनू सो चुका है। उसे ना जगाकर मैं स्वयं ही पानी ढूंढने की कोशिश की थी। उस रात पानी तो नहीं मिला, लेकिन ठक की तेज आवाज़ हुई, दीदी आप ठीक हो ना? सोनू की घबराई आवाज़ सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आखिर जगा ही दिया ना मैंने। पूरा गिलास पानी पी लिया। आपने इतनी प्यासी थी, फिर भी मुझे नहीं उठाया। दीदी मैं यहाँ आपका ध्यान रखने आता हूँ, प्लीज़ मेरी नींद का मत सोचा करो। सोनू की मीठी सी हक भरी झिझकी सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो शायद ज़िंदगी भर केवल सुनना ही सुनना हो। मैं बुदबुदाई थी। अजीब सी हालत थी उस वक्त दिल की। कल क्या होगा यही सोच सोच कर मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर श्रुति की याद आ रही थी। श्रुति क्या अपनी आंखों से अब उसको कभी नहीं देख पाओगी। श्रुति मेरी स्कूल के समय की सहेली, मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन आज लग रहा था कि अपनों से कहीं ज़्यादा प्यार श्रुति मुझे करती थी। कुदरत का यह कैसा नियम है, इंसान को जब नींद नहीं आती तो वह अपने अतीत को ही बराबर याद करता रहता है। मैंने सोचा चलो यह भी अच्छा है, कम से कम समय तो आसानी से कट जाएगा, वरना पिछले 18 दिन तो पहाड़ जैसे कट रहे थे। क्या करती मैं उन 18 दिनों में? चुपचाप लेटे रहने के अलावा मेरे पास और चारा भी क्या था। सारा शरीर, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी घायल हो चुकी थी। कुछ भी करने के लायक नहीं थी। उस समय एक गिलास पानी तक के लिए तो मैं दूसरों पर निर्भर थी, लेकिन हाँ, मेरी सोच पर तो मेरा बस था। मैं एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई। मम्मी पापा मुझे और छोटे भाई को बहुत प्यार करते थे। बुआ जो भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी, वो अपनी कोई औलाद ना होने का दर्द वह मुझे भरपूर प्यार दे दिया करती थी। बुआ पापा से उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। मैं इसलिए भी बुआ के बहुत करीब रही हूँ, क्योंकि उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यह सच है कि बच्चे की जिस तरह परवरिश होती है वैसा ही होता है, वह बन जाता है। मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ। बुआ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, अंधविश्वासी भी बहुत थी। बस मुझे पर भी उनका अंधविश्वास हावी होता चला गया। बुआ का मानना था कि लड़की के लिए जो काम है वह है सुंदर लगना, सज धज कर बैठना, पति की सेवा करना और बच्चे पालना, और भी जाने कितनी भी ऐसी बातें थी जो बुआ ने मुझे बचपन में बताई, और मैं उनकी सब बातें ग्रहण करती चली गई। मैं स्कूल से लौटती तो बुआ को बताती, बुआ पता है आज वह बीना मेरे साथ बैठी थी, वह काली सी। तब बुआ कहती, अरे हम ब्राह्मण लोग हैं, तू टीचर से नहीं कह सकती थी कि उस मलच्छ के साथ ना बैठाएं। एक तो काली, ऊपर से जात की नीच। फिर बुआ मुझ पर गंगा जल छिड़कती और अच्छी तरह नहलाती। श्रुति से मेरी मुलाकात 6ठी कक्षा में हुई थी। ये तो कक्षा में और भी लड़कियां थीं, पर श्रुति सुंदर थी। शायद वह पहली खूबी थी जिस वजह से मैंने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पहली बार श्रुति मेरे साथ घर आई थी तो मैं बोली थी, बुआ यह श्रुति है, पढ़ने में बहुत तेज है। बुआ को पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना था। वह बोली, संजू तेरी सहेली तो बहुत सुंदर है और गोरी है। 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास करके मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। श्रुति भी उसी कॉलेज में थी। हमने सोचा हुआ था कि कभी भी अलग नहीं होंगे। समय के साथ हमारी दोस्ती बहुत मजबूत हो गई थी। मैं कॉलेज में ब्यूटी क्वीन क्यों बनी कि सब मुझे क्वीनी कहकर पुकारने लगे। बस श्रुति ही मुझे सजल कहकर पुकारती थी। सजल तू क्या ले रही है, एनसीसी या एनएसएस? हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। मैंने एनसीसी ही चुना, क्योंकि उसमें कॉलेज के बाहर स्टेडियम आदि में ले जाया जाता था। लेकिन श्रुति ने एनएसएस लिया। उसके तहत उसने बाउंडर स्टूडेंट प्रोजेक्ट लिया। उसका काम था खाली पीरियड में नेत्रहीन लड़कियों को पढ़ाना। एक
एक दिन उसने मुझे कुछ बताया तो मैं खींच कर बोली थी, देख श्रुति, तू उन्हें पढ़ाती है या भलाई का काम है, लेकिन ये डोनर कार्ड का क्या चक्कर डाल दिया है तूने। सजल, इन नेत्रहीन लड़कियों की तकलीफ देखकर मन बहुत भर आता है। इनसे हम कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन जानती है, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि देखो जैसे शब्द इनके आगे ना बोलूँ। हाँ श्रुति, मुझे भी इन्हें देखकर बहुत तरस आता है। नहीं सजल, इनके बारे में गलत धारणा बना बैठी है। ये दया के पात्र नहीं है, बस इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, जो हम दे सकते हैं। ये लड़कियां बहुत मेहनती हैं, जानती हैं, हमें तो बने बनाए नोटिस गाइड के रूप में दुकानों पर मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग सारे उत्तर पहले बेल की मदद से लिखते हैं, फिर उन्हें याद करते हैं। तो डोनर कार्ड क्यों भर रही है? मैं जानती हूँ कि किसी के मरने के बाद उसकी आंखें कुछ घंटों के भीतर दान करनी होती है, बस ऐसा सोचकर ही तब मेरा मन दुखी हो गया था। श्रुति हंस पड़ी थी। सजल, मरना तो सभी को है एक दिन, जीते जी तो चल हम अच्छे काम करते हैं और सबके काम आते हैं, लेकिन सोच, मरने के बाद भी अगर हम किसी के काम आ जाएं तो मेरे ख्याल में यह एक बहुत अच्छा काम है। तुझे नहीं लगता कि ये डोनर कार्ड हर वक्त मौत का एहसास दिलाता रहेगा? श्रुति कुछ बोली नहीं तो मैं गुस्से में वहाँ से चल पड़ी। सुन सजल, मेरी मान और तू भी कार्ड भर दे। वह हंसी तो मैं भुनभुनाती हुई वहाँ से चली आई। घर पहुँचकर बुआ को बताया तो हैरान थी कि मेरी सहेली ऐसा कह सकती है। इसमें बुराई क्या है दीदी? मम्मी के यह कहते ही बुआ भड़क उठी थी। बुराई की बात कर रही हैं सुदेश? जानती भी हैं, अगर मौत के बाद कोई अंग निकल जाए तो अगले जन्म में उस अंग के बगैर जन्म होता है। बुआ की बात पर हमेशा की तरह मम्मी ने सिर हिलाया और चली गई थी। वैसे भी मम्मी की बुआ के आगे नहीं चलती थी, लेकिन बुआ के मुंह से पुनर्जन्म में अंगहीन होने की बात सुनकर मैं भयभीत हो गई थी। उम्र ही क्या थी मेरी, 18 साल। कॉलेज का पहला साल ही तो था। इसके बाद मैंने श्रुति को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई थी और उसने डोनर कार्ड भर कर ही दम लिया था। श्रुति ने कॉलेज के पहले और दूसरे साल में 260 घंटे पढ़ाया था। वह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मुझे एनसीसी में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। दरअसल परेड आज से मेरी गोरी त्वचा झुलस जाती। बुआ ने जब मेरा रंग सांवला होता देखा तो मुझे परेड आज में जाने से रोकने लगी। मन में मैं भी यही सोचती थी। एक दिन श्रुति कॉलेज आई तो उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। फिर 3 दिन बाद मैं उसे एक दुकान पर ले गई। यह कहाँ ले आई मुझे? श्रुति ने हैरानी से पूछा। दुकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए मैं बोली, पढ़ कहाँ खड़े हैं? वह कॉन्टैक्ट लेंस की दुकान थी। दरअसल श्रुति को चश्मा लग गया था और मुझे उसका चश्मा लगाना पसंद नहीं आ रहा था। मेरी बहुत जिद करने पर भी श्रुति लेंस लगवाने के लिए राजी नहीं हुई। तब मैंने गुस्से में आकर उससे बोलना बंद कर दिया। आखिर एक दिन उसने हार मान अपने लिए लेंस बनवा लिया। मैं जानती थी वह मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती थी। तीसरे साल भी उसने ब्लाइंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट जारी रखा था। श्रुति कार चलाना सीख रही थी। जब वह अच्छी तरह सीख गई तब यदा कदा उसके लिए कॉलेज आने जाने लगी। एक दिन श्रुति घर आई हुई थी। बातों बातों में पापा ने उसे बताया कि उनके लिए एक दोस्त की बेटी की शादी है। वह तो ऑफिस से सीधे चले जाएंगे, लेकिन हम सबको भी पहुंचना था। अब समस्या यह थी कि शादी शहर से बाहर थी और टैक्सी से जाने के लिए बुआ तैयार नहीं थी। तब श्रुति ने हमको सपरिवार छोड़ने की बात पापा से कही थी। उस दिन श्रुति दोपहर को ही हमारे घर आ गई थी। वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी।
सो वह देर शाम तक सोती रही। जब मैं उसे जगाया और बताया कि उठ, अंधेरा होने लगा है, तो वह हड़बड़ाकर उठी और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तैयार होते समय श्रुति ने अपना बैग मुझे पकड़ा दिया था, जिसे मैंने अपने पलंग पर रख दिया था। मैं मम्मी और बुआ के साथ बाहर आई तो देखा श्रुति कार की पिछली सीट पर पड़े सामान को हटा रही थी। मैं श्रुति के साथ आगे बैठ गई। मम्मी, बुआ और सोनू पीछे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद श्रुति ने मुझसे अपना बैग मांगा। सॉरी श्रुति, वह तो शायद घर पर ही रह गया। सजल, मैंने कहा था ना कि बैग को कार में रख दो। श्रुति बेटे, अगर बहुत ज़रूरी हो तो अभी बहुत आगे नहीं आए हैं, वापस चलते हैं, मम्मी ने कहा तो बुआ भड़क गए। सुदेश, ऐसे आधे रास्ते मुड़ना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। बुआ जी लगातार बोले जा रही थी। मम्मी का उतरा चेहरा श्रुति ने शीशे में देख लिया था। वह शांत भाव से मम्मी से बोली, नहीं आंटी, ठीक है, वापसी में ले लूँगी। अभी हम रास्ते में ही थे कि पापा का मोबाइल पर फ़ोन आ गया। बुआ ने उनसे बात की। श्रुति, तेज चलाना, क्या बैलगाड़ी जैसा चला रही है। आनंद हैरान हो रहा है कि हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जी बुआ। श्रुति तेज गाड़ी चलाने लगी। कार की रफ्तार अच्छी खासी थी, पर बुआ को कुछ न कुछ कहना था, सो बोली, कल तक तो पहुंच ही जाएंगे ना श्रुति, गाड़ी चलानी तो आती है ना। बुआ का ये बोलना सोनू को अच्छा नहीं लगा, सो वह बुआ को चुप होने के लिए बोलने लगा। बस बुआ, भड़क गए। इधर मम्मी दोनों का बीच बचाव करने लगी। तभी मैं चिल्लाई, श्रुति देख सामने, और फिर तेज धमाका हुआ। दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था, सिर में भी भारीपन महसूस हो रहा था। हाथ उठाने की कोशिश की तो उठा नहीं, आंखें खोलनी चाहिए तो खुली नहीं। अचानक मुझे याद आया कि हमारा तो एक्सीडेंट हुआ है। मैं ज़ोर से चिल्लाई, सोनू सोनू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं हाँफने लगी। फिर ध्यान आया कि सोनू भी तो पीछे ही बैठा था। पूछा, हम कहाँ हैं सोनू? हमारी तो ट्रक से टक्कर हुई थी ना, क्या हम अभी भी कार में ही हैं? और तू ठीक है ना? उसके हाँ कहने पर मुझे कुछ तसल्ली हुई। फिर मैंने बाकी को पूछा। अचानक एक आवाज़ आई, सिस्टर, इन्हें इंजेक्शन लगा दिया। यह आवाज़ किसकी थी? सोनू कोई सिस्टर कह रहा था। हम कहाँ हैं दीदी? सोनू ने ये धीरे से कहा, हम अस्पताल में हैं, और मम्मी, बुआ और श्रुति वो सब अलग अलग कमरे में हैं। तभी माथे पर स्पर्श महसूस हुआ। सजल, कैसी हो बेटा? पापा, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपको नहीं देख सकती। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं तेज तेज चिल्लाने लगी। तब दो हाथ ने मुझे तेजी से पकड़ा और बांह पर इंजेक्शन लगाने का दर्द महसूस हुआ। इसके बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। मैं अपनी आंखों के बारे में पूछती तो कोई संतोषजनक जवाब ना मिलता। मेरी दुनिया तो केवल पीड़ा और आवाज़ों तक ही सीमित रह गई थी। कौन आ रहा है, जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। बस कदमों की आहट बता देती कि कोई आ रहा है। मेरे अस्पताल कुछ दिनों बाद मम्मी मिलने आई। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी को धीरे से उन्होंने छुआ था। उनके कांपते हाथ उनकी कमजोरी और दुख बता रहे थे। फिर 12 दिन बाद बुआ भी मिलने आई। खिड़की के पास बैठे होने की वजह से शीशे के टुकड़े उनकी कनपटी में घुस गए थे। वह मुझसे मिलते ही रोने लगी थी। दीदी, सजल ठीक है? मम्मी इतना ही बोल पाई थी। सोनू, बुआ को ले जाओ। मम्मी, श्रुति कैसी है? वह अभी तक मिलने नहीं आई मुझसे। जैसे तुम्हें बहुत चोट आई है, वैसे ही श्रुति को भी बहुत चोट लगी है। बस ठीक होते ही वह अवश्य आएगी। मम्मी का कांपता स्वर गूंजा था। इसके बाद मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस दिन की,
जब मेरी आंखों से पट्टी हटानी थी। मम्मी पापा ने मुझे धीरे धीरे बताया था कि मैं 4 दिन तक बेहोश रही थी। सामने से तेजी से आते ट्रक को श्रुति देख ना सकी कि जब देखा तब तक संभालना बहुत मुश्किल था। हमारी और ट्रक की बहुत तेज टक्कर हुई थी। हम अस्पताल में 3 घंटे लग गए थे। कांच के बारीक टुकड़े मेरे चेहरे में घुस गए थे। घड़ी में 5 घंटा बजा। सुबह होने वाली थी। पिछले कई दिनों से मेरे लिए दिन रात एक समान थे। सिर्फ घंटे की आवाज़ से ही दिन या रात होने का आभास होता था। उन दिनों एक ही सवाल मन में आता था, कैसी होती होगी उन लोगों की ज़िंदगी जो जन्मजात नेत्रहीन होते हैं। मुझे तो फिर से आस दिलाई गई कि कल मेरी पट्टी खुलेगी और मैं फिर से देख सकूंगी। लेकिन वो लोग किस उम्मीद से जीते होंगे? क्या श्रुति जैसे लोगों के नेत्रदान की आस में? हाँ, वरना वो लोग कैसे हंसते होंगे। मैं तब कितनी छटपटाई थी जब कुछ देख ना पा रही थी। आँखों से भले ही ना रोई, लेकिन दिल तो मेरा हर पल रोता था। कितनी बेबस हो गई थी मैं। हो सकता है कुछ घंटों बाद जब पट्टी खुलेगी मैं देख पाऊंगी, और हो सकता है ना भी देख पाऊँ। एक बार फिर से मेरा समूचा शरीर कांप उठा था। कुछ दिनों का अंधेरा मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। सोचने लगी थी कि उस अंधेरे से यदि मैं उजाले की ओर ना भी पहुंच सकी तो कुछ भी गम नहीं। कम से कम इस रंगीन दुनिया के कई रंग तो मैं देख पाई। अब तो मुझे यही रंग उन खास लोगों को भी दिखाने होंगे जो अब तक इन्हें देखने से वंचित रहे हैं। सोनू उठा और प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। वह बोला, दीदी सुबह हो गई, आप बैठना चाहेंगी? मैंने इशारे से कहा तो सोनू ने मुझे सहारा देकर बैठा दिया। मेरी पट्टी खोली गई तो हल्की सी रोशनी भी चुभ रही थी। सामने मम्मी पापा, मेरे भाई धुंधले से ही सही लेकिन दिख रहे थे। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद मैं घर में आराम कर रही थी। अभी मुझे बाहर निकलना मना था। मुझे श्रुति की बहुत याद आ रही थी। मैंने उसके घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन उसके नौकर ने उठाया था। श्रुति को बुलाने के लिए कहा तो उसने ऐसी बात कह दी कि मुझे सारा कमरा घूमता नजर आया। इतना बड़ा धोखा मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया गया था। श्रुति मेरी सबसे प्यारी सहेली इस दुनिया में नहीं थी। वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। पापा, आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुछ देर बाद मम्मी ने मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए सारी बात बताई। मुझे उसकी मौत की खबर ने अंदर तक तोड़ दिया था। इन दिनों मम्मी बुआ को मेरे पास नहीं आने देती थी। क्यों? मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरा पूरा चेहरा चोटों की वजह से कुरूप हो गया था, मगर मुझे अब इसकी परवाह नहीं थी। असली सुंदरता क्या होती है यह मैं अब जान चुकी थी। मेरी आंखों पर पट्टी क्यों चढ़ी? बुआ की पढ़ाई हुई हर पट्टी उतर गई। एक दिन बुआ मेरे कमरे में आई। उनका मुंह कुछ उतरा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी रही। वह मेरे पास आई और मेरे हाथों में कुछ रख दिया। जैसे ही मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, मेरी रुलाई फूट पड़ी। यह तो श्रुति का वही बैग है ना बुआ, जिसे मैं जल्दी से घर पर ही भूल गई थी। मैंने कांपते हाथों से बैग खोला और अंदर हाथ डाला तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ें आईं। उन चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। मेरे सामने उसका आई डोनर कार्ड, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और किसी नेत्र विशेषज्ञ का पर्चा था। श्रुति की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। मुझे याद आया कि उस दिन उसकी आंखें लाल हो रही थीं, इसलिए उसने लेंस नहीं पहने होंगे। मैं उनका बैग घर पर ही भूल गई थी। काश मैं वह बैग लेना ना भूली होती। उफ, यह मैंने क्या किया? हमारी दोस्ती, उसका मुझे नाराज ना करना ही उसकी मौत का कारण बन गया। मैं तड़पती रही। अगले दिन बुआ, मम्मी और पापा मेरे पास बैठे हुए थे। मेरी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। मम्मी ने धीरे से मेरे हाथ पे
कुछ रखा। आंसू पोंछकर ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फिर छलछला गई। वह और कुछ नहीं, उन तीनों के कार्ड थे। बुआ की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं उनके गले लग गई। यह अंत नहीं है। श्रुति का डोनर कार्ड मेरे घर रहने के कारण उसकी आंखें दान करने की इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन कहना नहीं होगा कि मेरा डोनर कार्ड तो उसकी नेत्रदान की इच्छा पूर्ण कर सकता है। मैं खुद को उसके माता पिता का गुनहगार मानती हूँ। जब तक मैं उनसे मिलती रहती हूँ, श्रुति की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन उनकी कमी का एहसास मैं 1% भी कर सके, यह मेरी कोशिश रहती है। मेरी जान पहचान वालों में से अब कई लोगों ने नेत्रदान का फैसला ले लिया है। मैं उसी कॉलेज से एमए कर रही हूँ और ब्लाइंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट, जो श्रुति की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा रहा है, मैं वहीं से भी जुड़ी हुई हूँ। जी चाहता है कि सारी दुनिया को बता दूँ कि अंधविश्वास में डूबे लोग मौत के बाद भी उजाले की आस रखते हैं। शायद इसीलिए नेत्रदान करने के ख्याल मात्र से ही कांप जाते हैं। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, केवल 1 घंटे के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखें, तब मेरी तरह शायद उन्हें भी पता चलेगा कि रंगों से दूर रहकर वह काली अंधेरी दुनिया कैसी बेरंग होती है। तो दोस्तों, कहानी ये कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।